morning students. This is 12th class, chapter 3, नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। जैसा कि हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आजाद भारत की 2 चुनौतियों के बारे में पढ़ा। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती और दूसरी चुनौती हमने पढ़ी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। ये 2 चुनौतियां भी कोई आसान नहीं थी इनसे निपटना, लेकिन जो तीसरी चुनौती है हमारी नियोजित विकास की चुनौती, ये चुनौती तो उनसे भी ज्यादा मुश्किल थी जो पहले की 2 चुनौतियां थी। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही रखा हुआ है नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट, तो आगे बढ़ने से पहले हम इसी का अर्थ जान लेते हैं कि प्लान्ड डेवलपमेंट क्या होता है। प्लान्ड डेवलपमेंट, पहले विकास के बारे में हम जानेंगे, डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे हम क्या होता है डेवलपमेंट। एक्चुअली डेवलपमेंट जो शब्द है, इसकी परिभाषा कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बनी है अब तक। कोई इसे आधुनिकीकरण का रूप मानता है, कोई इसे पाश्चात्यकरण के रूप में भी देखता है। कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिकीकरण आ जाएगा, पश्चिमी देशों ने जैसे उद्योगों को बढ़ोतरी दी, उद्योग बढ़ाए वहां पर, और उनकी तरह अगर हम भी अपने उद्योग धंधों को बढ़ाएंगे तो आधुनिकीकरण आएगा और जिससे कि विकास होगा। लेकिन ये तो विकास का एक पहलू है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होना विकास का एक पहलू है। जैसे कि आप आम जीवन में भी सोच लीजिए, कोई तो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाता है तो कुछ लोग तो उसे कहेंगे बड़ा विकसित हो गया है, लेकिन कुछ कहेंगे क्या विकास है, दिमाग तो ऐसा का ऐसा है। तो कई लोग क्या करते हैं, शिक्षा के विकास को विकास मानते हैं कि वहाँ के लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, सभ्य लोग हैं, चिकित्सा की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो वो विकास है। इसलिए विकास की कोई सामान्य परिभाषा नहीं बनी है। विकास का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग है। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योग लगाता है, उसके लिए उद्योग लगाना विकास है। दूसरा जो पर्यावरण का प्रेमी है वो ये कहेगा कि क्या है, उद्योग लगा दिए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, तो उसके लिए तो विकास नहीं हुआ। तीसरी तरफ जो वहां के वासिंदे हैं, जो वहां पे खेती बाड़ी करते थे जहाँ उद्योग लगाया गया है, उनकी जगह छिन गई है, तो उनके लिए भी वो विकास नहीं हुआ। जो लोग उस उद्योग से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए विकास है वो। तो इस तरह से विकास की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जितने व्यक्ति उतनी बातें। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो सामान्य रखना पड़ेगा ना, विकास क्या होता है। तो ल्यूशन पाई की परिभाषा को हम कुछ ज्यादा सटीक मानते हैं। ल्यूशन पाई ने कहा है कि विकासशील अभिप्राय जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने और उनके साथ तालमेल बिठाना है विकास। ऐसा नहीं है कि नई चीजें हमने पकड़ ली, परंपराओं को छोड़ दिया, ये विकास नहीं है। ल्यूशन पाई ने कहा है जीवन के पुराने प्रतिमानों, यानी जो पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें अपनी नई मांगों के साथ उनका तालमेल बैठाना ही क्या है, विकास है। अंडरस्टैंड विकास क्या होता है, जीवन की पुराने जो परंपराएं हैं उनको नई मांगों के अनुसार तालमेल बनाना, उनका वो विकास है। कई तरह से हो सकता है, इसके कई पहलू हैं, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बहुत सारे पहलू हैं विकास के। तो मोटे तौर पे आपको समझ आ गया कि क्या विकास, क्या है विकास। जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने और उनके साथ तालमेल बैठाना ही डेवलपमेंट है। तो आगे हम चलते हैं, नियोजन क्या है। फिर नियोजन क्या है। वैसे तो मोटे तौर पे तो हम देखो कोई भी काम करते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं। तो उसके लिए एक परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाकर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर से सुनिए,
एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाकर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और यह योजना बनाई जाती है कि उन साधनों का उचित प्रयोग करके निश्चित अवधि के अंदर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अर्थात नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाकर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और योजना बनाई जाती है कि उन साधनों का उचित प्रयोग करके निश्चित अवधि के अंदर उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन कि हमारे चैप्टर का नाम ही नियोजित विकास, हमें पता होना चाहिए विकास क्या होता है और नियोजन क्या होता है। अब आगे चलते हैं किस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमने इसको पढ़ना है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था हमारा देश, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ देश था हमारा। कैसे देश का विकास किया जाए, प्रत्येक राजनेता के मन में यही विचार होता था, प्रत्येक बुद्धिजीवी के मन में यही विचार होता था कि विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ मैं आपके सामने कि उड़ीसा में एक इस्पात कंपनी है, इस्पात संयंत्र लगाने के लिए कच्चे माल की काफी संभावनाएं देखी गई। तो उड़ीसा की सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस्पात का जो कच्चा माल है उसको भुनाने की कोशिश की जाए, वहां पर संयंत्र लगा दिया जाए जिससे कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने कोरिया की कंपनी को, पोस्को को बुला लिया वहां पर इस्पात संयंत्र यानी इस्पात का कारखाना लगाने के लिए। ये सरकार की सोच थी। सरकार सोच रही थी कि वहां पर इस्पात का कारखाना लगाने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। और बात यह थी कि जो इस्पात का जो कच्चा माल था, जो लौह अयस्क था, वो ज्यादातर उड़ीसा के जो आदिवासी इलाके थे, जो कम डेवलप इलाके थे, वहां पर था। तो जैसे उन आदिवासियों को पता चला, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर यहाँ पर संयंत्र लगाते हो तो जो हम रोजी रोटी, जो हम जंगल से लकड़ियों से और वहाँ की जड़ी बूटियों से वहाँ पे खेती करके जो हमारी आजीविका कमाते हैं, जो हमारी परंपराएं वहां पर बनी हुई हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। तीसरी बात, तीसरी तरफ जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो पर्यावरणवादी थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर यहाँ पर संयंत्र लगाते हो तो यहाँ के जंगलों को काटना पड़ेगा जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। अब दुविधा आ गई, किसकी बात माने, विकास की बात देखें, उद्योग धंधे लगाएं, या पर्यावरण के बारे में सोचें, या जो वहां के इंडिजिनस पीपल हैं, वहां के जो मूलवासी हैं, उनके बारे में सोचें। तो इस तरह से एक राजनीतिक विवाद हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो उसमें राजनीतिक टकराव आया तो उसमें सोचा गया कि क्या करें, किसकी बात माने। देखिए, पूरी तरह से उद्योगपति और व्यापारियों की बात और किसानों की बात पे भी नहीं चला जा सकता। तो फिर हमारे विकास का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हमारे देश में विकास का उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि तो हो, आर्थिक विकास तो हो, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी पूरा महत्व दिया जाए। सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी पूरा महत्व दिया जाए, ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश का उद्देश्य रहा है कि विकास तो करना है, आर्थिक समृद्धि तो चाहिए, लेकिन उसके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी चाहिए। तो इस तरह से सारी बात हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते थे, सारी बात हम सरकार के हाथों में भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर सरकार को पूरी अपनी मनमानी करने देते तो जो किसान लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती। तो इस तरह से चर्चा होती रही। फिर एक ये सोचा गया कि किसको ये जिम्मा दें, क्या कोई संस्था होनी चाहिए जो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम बनाए, या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।
तो इस तरह से सोचते सोचते एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं योजना आयोग। तो इस तरह से हमारे देश में जो योजना आयोग है वो कोई संविधान में लिखी गई संस्था नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है या अति संवैधानिक है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इसे कहते हैं या तो सलाहकारी संस्था कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अति संवैधानिक बॉडी इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से सोच विचार के बाद योजना आयोग का गठन किया गया और इसके ऊपर सभी लोगों की एक राय थी, दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, सभी लोग चाहते थे कि कोई इस तरह का कार्य किया जाए जिससे कि सारे उद्योग धंधे उद्योगपतियों के हाथों में भी ना हो और सब कुछ सरकार के कंट्रोल में भी ना हो। तो उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो विश्व में दो तरह की धारणाएं प्रचलित थी बहुत ज्यादा। तो एक सेकंड के लिए मैं इसको पलट देती हूं। ओके, जब हमारे देश में विकास की बात चल रही थी तो दो तरह की धारणाएं थी। देखो, दो थी उस समय प्रचलित, एक पूंजीवाद और दूसरा था साम्यवाद। दो धारणाएं प्रचलित थी विकास की। पूंजीवादी धारणा क्या है? पूंजीवादी धारणा इस प्रकार की धारणा है कि विकास स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उद्योगपतियों को खुली छूट होनी चाहिए, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह की धारणा थी पूंजीवाद, इस तरह की विचारधारा थी पूंजीवाद, जो कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने अपना रखा था और को विकास भी किया था। दूसरी धारणा थी साम्यवाद। साम्यवाद में क्या है कि सब कुछ, समाजवाद भी कह देते हैं इसको, समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा अंतर है। तो ये जो विचारधारा थी, साम्यवाद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा, ये विचारधारा सोवियत संघ और उसके साथी देशों में प्रचलित थी। तो समाजवादी क्या कहते हैं कि राज्य के सब संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और राज्य उनको उनकी जरूरत के अनुसार देता रहे। तो ये थी अवधारणा जिसमें राज्य के को ज्यादा महत्व दिया गया था और पूंजीवाद में व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया था। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन थे, कौन सा चुने? तो हमारे जो सभी नेता लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई पूरी तरह न तो हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, न ही हम साम्यवाद की तरफ जाएंगे। हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे? मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था हमने अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुण मौजूद हैं। अर्थात कुछ जो बाहरी उद्योग धंधे थे, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, रेलवेज थी, संचार था, वो तो हमने राज्य को सौंप दिए, सरकारी बना दिए। और जो कुछ छोटे उद्योग थे, मंझले उद्योग थे, वो हमने निजी हाथों में सौंप दिया। वो हमने उद्योगपतियों को कह दिया कि भाई तुम अपना जितना मर्जी इसमें विकास कर सकते हो। हालांकि लाइसेंस वगैरह उनको राज्य से लेना पड़ता है, लेकिन राज्य बहुत ज्यादा उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। तो दो तरह के उपकरण बनाए गए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, एक सार्वजनिक उपकरण और दूसरा प्राइवेट। आप देखते होंगे आज भी हमारे देश में बहुत सारी चीजें सरकारी भी हैं और बहुत सारी चीजें प्राइवेट भी हैं। तो हमने कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हमने। किस अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसका झुकाव समाजवाद की तरफ था। क्योंकि उस समय जो हमारे सोशलिस्ट थे वो भी इस बात को मान गए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सबसे बेहतर है। दक्षिणपंथी, वामपंथी और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो हमारे नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका भी झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा था। तो इस तरह से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को
अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था है हमारे देश में अभी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण मौजूद हैं। कुछ बाहरी उद्योगों को हमने सरकार के अधीन किया है और कुछ जो छोटे और मंझले उद्योग थे उनको हमने प्राइवेट हाथों में सौंपा है। तो इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आई होप समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब बात आती है कि ये सारा काम करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले भी आपको, ये सारा काम करने की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई, प्लानिंग कमीशन को दी गई। योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को और ये एक सलाहकारी संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 को। और 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग बनाया गया उसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन होगा वो उस समय का प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे पहला योजना आयोग बना पहले जो 1950 में, तो उस समय 1952 में जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो वो पहले चेयरमैन भी थे उसके। तो उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। ये बात तो आ गई योजना आयोग के बारे में। अब योजना आयोग काम क्या क्या करता है? जैसे मैंने नियोजन के बारे में आपको बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का अनुमान लगाना और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए योजना बनाना, वही था ना नियोजन। तो अब देखते हैं कि योजना आयोग का क्या कार्य है। पहला कार्य, देश के संसाधनों का अनुमान लगाना। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा कि उड़ीसा में इस्पात के लिए काफी लौह आवश्यक था, तो अनुमान लगा लिया कि वहां पर इस्पात का कारखाना लग सकता है। तो पहला कार्य है योजना आयोग का देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। अनुमान लगा लिया कि कहां पर कारखाना लगेगा। फिर दूसरा बात आती है कि उस दूसरा काम है योजना बनाना कि है यहाँ पे कच्चा माल लग सकता है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, किस कंपनी को ठेका देना पड़ेगा, कितनी आय होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कैसे हम वहां पानी की व्यवस्था करेंगे, कैसे हम बाकी व्यवस्था करेंगे। इस तरह की सारी योजनाएं लक्ष्य को प्राप्ति के लिए योजना बनाना भी किसका काम है? योजना आयोग का। तो योजनाएं बना ली। तीसरी बात इसमें आती है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि कौन सा काम पहले करें। जैसे योजना आयोग को तो पूरे देश के बारे में योजना बनानी पड़ती है, पूरे देश का बजट बनाना पड़ता है और वो भी दो तरह का होता है, एक तो प्लान्ड होता है, एक नॉन प्लान्ड होता है। प्लान्ड तो वो होता है जो पूरे 5 साल के लिए बनता है कि 5 साल के भीतर भीतर हमने ये कार्य कर लेना है, और नॉन प्लान्ड वो होता है जो दिन प्रतिदिन का काम होता है। जैसे आए दिन के खर्चे, मान लो कि जैसे हम अपने घर में भी हैं, कुछ हमारे पास पैसे हैं, हमने देखना है कि 4-5 साल में हमारे शिक्षा पे इतना खर्च हो जाएगा, ये तो उस पर हो जाएगा 5 साल में, या 5 साल में हमने घर बनाना तो उस पर इतना खर्चा हो जाएगा और इतना खर्चा हमारे डेली के कामों में हो जाएगा। तो इस तरह से योजना आयोग भी दो तरह के खर्चों का निर्धारण करता है, एक तो प्लान्ड और दूसरे नॉन प्लान्ड। प्लान्ड में जो पूरे 5 साल में जिनको खर्च करना है, लंबी योजना बनानी है, और जो नॉन प्लान्ड होते हैं जिनको दिन प्रतिदिन के खर्चे हम कहते हैं। तो तीसरी बात इसमें आ गई थी हमारी विभिन्न कार्यों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि हमने पहले कौन सा कार्य करना है। पहले हमने कृषि को बढ़ावा देना है या पहले हमने उद्योगों को बढ़ावा देना है, पहले ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, उसके बारे में भी योजना आयोग ही निर्धारण करता है। सॉरी। चौथी बात हमारी आती है सिफारिशें करना। योजना आयोग का ही काम है, अगर मान लो कहीं पर कौन सी प्राथमिकता का निर्धारण करना है, ये सरकार को सिफारिश करता है योजना आयोग, सलाहकारी संस्था योजना आयोग। ये बताता है कि उस एरिया में वो इंडस्ट्री लगेगी, उस एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगानी है, वहां पर खेती के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है। ये सारी सिफारिशें योजना आयोग करता है। और उसके बाद जो आर्थिक विकास में जो बाधक तत्व हैं, क्या क्या बाधाएं आएंगी हमारे सामने, उनका पता लगाना
और उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए उसकी खोजबीन करके उसके बारे में भी बताना योजना आयोग का कार्य है। तो योजना आयोग हमारे देश में ये सब कार्य करता है। अंडरस्टैंड? योजना आयोग के बारे में समझ गए आप? इसके कार्य हमने पढ़ लिए हैं। इसके उद्देश्य भी यही है कि जैसे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। इस तरह से बहुत इजी है, आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कार्य याद होगे तो उसके उद्देश्य भी आराम से याद हो जाएंगे। और इसकी उपलब्धियां, योजना आयोग की उपलब्धियां हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, योजना आयोग 1950 में बना और इसने अपनी पहली योजना प्रस्तुत की 1951 में। 1951 से 1955 पंचवर्षीय योजनाएं लागू करता है। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। तो पहली योजना कब बनी हमारी? 1951 से लेकर के 1955 तक पहले पंचवर्षीय योजना बनी। पहले पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे के.एन. राज। कौन थे पहली पंचवर्षीय की योजनाकार? के.एन. राज पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इस योजना आयोग ने काम शुरू किया तो पहली 5 साल की योजना बनाई 1951 से लेके 1955 तक के बीच में। के.एन. राज इसके योजनाकार थे और कृषि के विकास पर इसने जोर दिया। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें ये जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा कृषि का विकास किया जाएगा, क्योंकि हमारी 70-80% जनसंख्या कृषि के कार्यों में लगी हुई है। तो सबसे पहले किस बात पर जोर दिया गया? कृषि के कार्यों पर जोर दिया गया। दूसरी बात, विकास की गति धीमी रखी जाए, धीरे धीरे विकास करना है, एकदम से नहीं दौड़ पड़ना है, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है, हड़बड़ी में गलत होते हैं कार्य। दूसरी विशेषता इसकी थी पहले पंचवर्षीय योजना की कि विकास धीमी गति से होना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बांध और सिंचाई जैसी योजनाओं में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, ज्यादा निवेश की बात कही गई। और इसी के तहत भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, जो कि बिजली के भी बहुत उत्पादन करता है और सिंचाई के लिए तो वो हमारे लिए मानो कि एक बहुत ही रामबाण साबित हुआ है। फिर और क्या किया गया कि भूमि सुधार कानून पर जोर दिया गया। जो भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी गई थी उसकी हदबंदी करने के लिए भी इसने सिफारिशें की कि भूमि सुधार किया जाए, जो छोटे टुकड़े हैं उनको एक जगह कर दिया जाए। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी भंडार को बढ़ाना है जिससे कि खर्चे कम हो, लागत कम हो और आमदनी ज्यादा हो। वैसे उस समय तो हमारा देश गरीब था, खर्चे तो वैसे ही कम थे, उससे और ज्यादा कम नहीं कर सकते थे। फिर भी इस पंचवर्षीय योजना में, जो पहली पंचवर्षीय योजना में है, उसमें जीडीपी की ग्रोथ टारगेट रखा गया था 2.1%, लेकिन हमने अचीव किया 3.6%, 3.6%। जो हमने टारगेट, वैसे हमने छोटा ही रखा था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, लेकिन उस टारगेट को हमने बहुत अच्छे से पूरा किया। 2.1 टारगेट रखते हुए 3.6% हमने उसको अचीव किया। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्लानिंग प्लान की विशेषताएं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की विशेषताएं थी हमारी। अब आती है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थी वो 1956 से 1960 के बीच के लिए बनाई गई। 5 सालों के लिए बन रही है हमारी सारे प्लान, पंचवर्षीय हैं। 1956 से 60 के लिए बनाई गई। और पीसी महालनोबिस इसके योजनाकार थे। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के ऊपर जोर दिया गया, कृषि को नेग्लेक्ट कर दिया गया। औद्योगिकीकरण के ऊपर जोर दिया गया और इस बात पे जोर दिया गया कि विकास तेज गति से होना चाहिए। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था विकास धीरे धीरे होना चाहिए, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि विकास तेज गति से होना चाहिए, तीव्र गति से होना चाहिए। और इसमें यह भी सिफारिश की गई कि घरेलू उद्योग धंधों को ज्यादा महत्व देना है, जिससे कि आयात शुल्क बढ़ाया जाए।
आयात शुल्क बढ़ेगा तो बाहर की वस्तुएं नहीं आएंगी और घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें ये था कि बिजली, रेलवे और इस्पात के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया था। और लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने में काफी समस्याएं रही। पहली समस्या तो तकनीक की थी, क्योंकि हमारे पास उतनी बढ़िया तकनीक नहीं थी और विदेशों से तकनीक खरीदने का हमारे पास पैसा नहीं था। दूसरी इसमें ये रहा कि खेती नेग्लेक्ट होगी, कृषि नेग्लेक्ट होगी, जिससे हमारे सामने खाद्यान्न का संकट भी सामने आने लगा। और इसकी आलोचना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना की कि ये शहरी उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है और जो हमारा ग्रामीण भारत है उसकी अनदेखी इसमें की गई है। तो ये दो हमारी शुरू की पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी रही 1961 से लेकर के 1965 तक, थर्ड 5 ईयर प्लान रहा हमारा। इसमें हमने टारगेट रखा तीसरी में 5.6% का, लेकिन अचीव नहीं हुआ। अचीव हमारा हुआ 2.8% ही अचीव हुआ। इसके भी कई कारण थे। एक तो इस दौरान बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। 1962 में चीन ने भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि काफी सारा पैसा युद्ध में लगाना पड़ा, सेना के ऊपर लगाना पड़ा, और जो हमारी योजना थी वो पूरी तरह से असफल हो गई। इस तरह से अब तक जब तक योजना आयोग रहा तब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 12th प्लान थी, उसका कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक। ये लास्ट 5 ईयर प्लान थी, क्योंकि इसके बाद प्लानिंग आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है, उसको डिसमिस करके उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। और हम आगे फिर ये भी पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट 5 प्लान में कृषि को महत्व दिया गया, दूसरी में उद्योगों को दिया गया, तो इनके ऊपर क्या बहस चली, कृषि बनाम उद्योग और सार्वजनिक बनाम निजी, ये सारी बातें भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट हो गया।